हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। इंट्रोडक्शन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ब्रैकेट ECI इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 to 329. It deals with superintendence, direction and control of election ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट PRIs, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का नहीं करता, जो कि उसके लिए हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है अंडर आर्टिकल 243 के, वो अलग है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा डेफिनेशन वाइज हो गया, जिसमें हमने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया, उसका फंक्शन भी मेंशन कर दिया। अब इंट्रोडक्शन फैक्ट बेस्ड भी हो सकता है, जो कि करंट में इलेक्शन हुआ है, तो एक इंट्रोडक्शन ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। Intro fact based means 64 out of 96 crore voters casted their vote in 18th Lok Sabha election. It explains the rigorous effort of our Election Commission of India. पिछले जो लोकसभा का निर्वाचन हुआ है उसमें हमारे वोटर कितने थे? 96 करोड़। उसमें से कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? 64 करोड़ लोगों ने। तो 64 करोड़ लोगों के मतदान की व्यवस्था करना ये अपने आप में हमारे निर्वाचन आयोग की भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है। तो आप चाहे तो ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा नीचे वाला जो मैंने दिखाया इंट्रोडक्शन वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं अथॉरिटी एंड फंक्शंस ऑफ द ECI। हमारे ECI के क्या फंक्शंस हैं? अब इट डिटरमाइंस टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे आपने देखा होगा कि ये इतने एरिया जो हैं ये इस लोकसभा में आएंगे, ये वाले क्षेत्र इस विधानसभा में आएंगे। तो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी होंगी, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। सेकेंड, पीरियोडिकली रिवाइज वोटर लिस्ट एंड इलेक्टोरल रोल्स। समय समय पर वो जो वोटर लिस्ट होती है उनको रिवाइज करता है, जो कि नए वोटर्स जुड़ते हैं, कुछ वोटर्स जिनकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से वो अब बाहर चले गए, सिटीजनशिप नहीं रही, XYZ, तो वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। थर्ड, ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सिंबल्स, कि राजनीतिक दल को पहचान देना, लोगो सिंबल संबंधी चीज़ों को देखना, ये भी हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड टू रिकॉग्निशन, पार्टी सिंबल एटसेट्रा। जब कभी राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह लोगों को लेकर झगड़ा होता है तो उसका समाधान भी यही करता है। एग्जाम्पल हो गया रिसेंटली पार्टी सिंबल डिस्प्यूट ऑफ शिवसेना पार्टी, है ना, जिसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में पार्टी के लोगों को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। नोटिफाई डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, वो इलेक्शन का जो डेट होता है उसको शेड्यूल होता है उसको नोटिफाई करता है। डिटरमाइंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1968। आपको पता है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता, यानी कि उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है। कैंसल्स पोल्स इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, जैसे बेगूसराय 1957 बिहार। तो अगर बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई है तो उस कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर इलेक्शन को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को वो कैंसिल भी कर सकता है। एडवाइजेस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अंडर आर्टिकल 103। अनुच्छेद 103 के तहत वो प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एडवाइस करता है अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द MPs एंड MLAs रिस्पेक्टिवली। अगर सांसद और विधायक की निर्योग्यता संबंधी कोई निर्णय लिया जाना है तो उसमें लेता कौन है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। उससे सलाह कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, ध्यान रखना है कि जो दल बदल संबंधी जो निर्णय होते हैं उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का राइट होता है वो स्पीकर के पास होता है, लेकिन डिफेक्शन के अलावा, दल बदल के अलावा जो भी प्रोविजंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की वो डिसाइड होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, उसमें एडवाइस करता है ये। अब आते इशूज़ क्या है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने उसके फंक्शंस देख लिए, अब इशूज़ देखते हैं। इश्यूज है क्वालिफिकेशन आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC। CEC बोले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और EC है का मतलब सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो जो CEC और EC का जो अपॉइंटमेंट का क्वालिफिकेशन है वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। सेकेंड, एक्सपेंसेस नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता उनका व्यय, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीति होने की गुंजाइश बनी रहती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इशू क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट इशू आता है ये है कि राइजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे आपको पता है कि हमारा हमारे जो क्रिमिनल
चार्जेस वाले एमपीज हैं उनका परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। जैसे पिछले 4 लोकसभा की बात करें तो 30, 34, 43, 46, मैंने किसी न किसी टॉपिक में डायग्राम भी बनाया है कि हमारे जो क्रिमिनल चार्जेस वाले एमपीज हैं वो बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है 46% एमपीज ऑफ 18th लोकसभा वो क्रिमिनल चार्जेस के हैं, उनके ऊपर लैक्स इट्स ओन सेक्रेटेरिएट, इसका खुद का सचिवालय नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये स्टाफ के लिए मंत्रालय पे निर्भर करेगा, तो उसकी फिर ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कमेटी डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द डे। जैसे आपको पता है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वर्तमान में उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसके रिकमेंडेशंस पे? एक कमेटी को। उस कमेटी में कौन होता है? उस कमेटी में होता है आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एक आपके और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और आपका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा फ्रॉम द लोकसभा। पहले इसमें सीजीआई होते थे, उनको हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि उस जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर रहा है, लेकिन जिस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे कर रहा है वो कमेटी वो जो है इट इज़ डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो कहीं ना कहीं जो सीईसी होगा उसके अपॉइंटमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, उसका कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो? डोमिनेंस देख रहे हो। तो फिर वो उसका मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी ऑफ सीईसी एंड ईसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या उनको वेतन मिलेगा ये भी सरकार ही तय करेगी। तो आप चाहे उनके सर्विस कंडीशन देखिए, क्राइटेरिया देखिए, अपॉइंटमेंट देखिए, सैलरी देखिए, वो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को फेवर कर सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कॉम्प्रोमाइज देयर डिसीजंस। अच्छा, वो अपने पद से हटने के बाद उनको अदर भी पोस्ट में जॉब मिल जाती है, तो वो ये चीज़ चाहेंगे यार ऐसे काम किया जाए कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको खुश रखा जाए ताकि आगे हमको काम मिलता रहे। तो इससे उनका फंक्शन प्रभावित होता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नॉट बाइंडिंग इन नेचर। हमारा जो 1968 का आदर्श चुनाव आचार संहिता है वो बाध्यकारी नहीं है, तो वो टीथलेस टाइगर हो गया। एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। वो इनका क्या टेन्योर रहेगा ये भी पहले से फिक्स नहीं है, वो पार्लियामेंट समय समय फिक्स करती है। अब आते हैं स्टेप्स टेकन, क्या कदम उठाए गए हैं इस समस्या के समाधान के लिए। तो पहला है टू इंश्योर इंक्रीज्ड इलेक्टोरल अवेयरनेस। किस तरीके से लोगों के बीच में इलेक्टोरल अवेयरनेस फैलाई जाए, तो उसके लिए सी विजिल ऐप है और स्वीप है। नेक्स्ट है ऊपर के एरो मतलब इंक्रीज, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रेस के लिए क्या है? ईवीएम है, वीवीपैट है और दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक दूसरे से। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एंड एक्सेसिबल इलेक्शन। कैसे हम अपने इलेक्शन को डेमोक्रेटाइज करें और उसको एक्सेसिबल बनाएं। एग्जांपल हो गया पोस्टल बैलेट। जैसे कोई बूढ़े लोग हैं, जैसे पहले 80 साल वाले लोग पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते थे, इस बार उसे कर दिया गया है 85 साल इस बार। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ फ्रॉड इन इलेक्शन। इलेक्शन में जो फ्रॉड होता है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए एपिक है ना, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड। ठीक है, तो जो आपके जो वोटर्स हैं उनका एक आईडी कार्ड है जिसमें उनका फोटो बना है ताकि कोई और उनके नाम पे वोट न डाल पाए। फिर फ्री सर्विस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स बाय ईसीआई। चुनाव के दौरान आपको जो इलेक्टोरल रोल्स में ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फ्री आपको हेल्प करता है ईसीआई। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन एग्जिट पोल्स ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान एग्जिट पोल बैन किया गया है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कोई बाधा ना आए और जो वोटर है वो बिना किसी बात से प्रभावित हुए अपने वोट का यूज करे। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन, ये हो गया। नोटा प्रोविजंस इंश्योर्स वोटर्स राइट टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, है ना, डिस्क्रेटली। तो ये आपका जो लिली थॉमस केस है जिससे आपका नोटा का प्रोविजन आया जिसमें हम वोटर्स के राइट टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं कि आप चाहें तो नन ऑफ द एबव का बटन दबा के आप अपने मत का भी प्रयोग कर लें और आप अपना नाराजगी भी जाहिर कर दें कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हमें कोई पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशिंग वेरियस कमेटीज़ फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए समय समय पर बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, आई थिंक 1991 है, मैंने यहाँ पे 1990 लिख दिया है, ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया, है ना। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे कहा गया था कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए वो आपके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। वोहरा कमेटी 1993 ऑन क्राइम पॉलिटिक्स नेक्सस।
कि इसने बताया था कि किस तरीके से हमारे जो क्रिमिनल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका नेक्सस होता है और इनके म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, एक दूसरे को वो सर्वाइव करने देते हैं। फिर है सेकेंड ARC रिपोर्ट ऑन एथिक्स इन गवर्नेंस। तो ये हमने देख रहे कमेटी और कमीशंस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं। अब आते हैं किस पे हम लोग, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो वोहरा कमेटी रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड वेल टू मेंटेन वाइब्रेंट एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। हम अगर अपनी वाइब्रेंट और एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी चाहते हैं तो वोहरा कमेटी के रिकमेंडेशन या रिपोर्ट को हमें ट्रूली लागू करना होगा। तो इस तरीके से आपने उसका बॉडी देखा, आपने इशूज़ देखे, आपने सॉल्यूशंस देखे और अपना कंक्लूजन भी देखा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ना केवल टॉपिक को समझने में बल्कि आपको अच्छा आंसर लिखने में भी। थैंक यू सो मच।